गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने आपको पहले चैप्टर की पीडीएफ फाइल बना के भेज दी थी कि पहले चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर थे या जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने आपको भेज दी थी। तो इस चैप्टर में पहला जो चैप्टर था हमारा राजनीति विज्ञान का, वो था शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर में हमने शीत युद्ध का दौर जो उसमें था, उसमें मतलब जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपकी पीडीएफ फाइल बना दी थी। अब इसमें शीत युद्ध का दौर ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड वार। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वार क्या है। दूसरा इसी में क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से संकट आए, मतलब जब शीत युद्ध चल रहा था तो तब पूरे संसार में कौन कौन से संकट आए। तो सबसे पहले तो हम शीत युद्ध समझ लेते हैं। शीत युद्ध होता क्या है। तो बच्चों ये समझो कि शीत युद्ध का मतलब क्या होता है कि एक तो सीधा सा युद्ध होता है कि हम आमने सामने लड़ते हैं और उसमें एक पक्ष की हार होती है और एक पक्ष क्या हो जाता है, जीत जाता है। लेकिन शीत युद्ध जो है इसके विपरीत है। शीत युद्ध क्या है, इसके विपरीत है। मतलब आप ये मान लीजिए जैसे हमारी अपनी क्लास है, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों की बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो ये मान लीजिए कि कोई 2 ग्रुप हैं, कोई क्या है, पूरे क्लास के जो बच्चे हैं वो 2 ग्रुपों में डिवाइड हैं। तो अब शीत युद्ध क्या होता है कि ये जो ग्रुप के बच्चे हैं ये अपने अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए अपने पास जो है आवश्यक संसाधन जुटाते हैं। मतलब कैसे उसको और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, कैसे उसको मजबूत बनाया जाए, उसके लिए जितनी उनके पास जो भी साम दाम दंड भेद अपना करके, मतलब जैसे भी आवश्यक हो, जैसे भी अपने हितों की पूर्ति हो सकती है, वैसे अपने लिए संसाधनों का, अपने हितों को सर्वोपरि रखना। तो ऐसे ही शीत युद्ध कब हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व हुआ था 1939 से 1945 के बीच। और इस युद्ध में क्या कहते हैं, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में ये जो युद्ध था ये लड़ा गया था, जिसमें मित्र राष्ट्रों की पराजय हुई थी और धुरी राष्ट्रों की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो इस शीत युद्ध इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे 1945 में जापान की हार हुई, जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और फैटमैन नामक 2 बम गिराए थे। उसके बाद जापान जो था वो एक बुरी तरह तबाह हो गए थे। वहाँ पर असंख्य लाखों लोग इन हमलों के शिकार हो गए थे, जिसमें बहुत जनधन की हानि हुई थी। तो उसके तुरंत बाद, क्योंकि उस समय जो शक्तिशाली देश उभर करके आए थे पूरे विश्व में, वो आए थे सोवियत संघ और अमेरिका। तो अमेरिका और सोवियत संघ को हम आज उसके उत्तराधिकारी के रूप में अगर किसी देश को देखते हैं तो वो रूस को देखते हैं, रसिया को देखते हैं। तो रूस जो है आज सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। तो उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या हो गई, शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो गया। कहने का अर्थ यह है कि अमेरिका अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना चाह रहा था कि वो पूरे विश्व का क्या बन सके, सुपर पावर बन सके, और सोवियत संघ भी अपने आप को सुपर पावर बनाना चाह रहा था। तो इसीलिए दोनों देशों में एक वैचारिक युद्ध हो गया। मतलब कि दोनों ने अपने विचार से, मतलब दोनों देश महाशक्तियाँ अपने अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने को मतलब खुद ही, मतलब सोवियत संघ भी और अमेरिका भी अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए इस काम पे जुट गए कि वो क्या कहते हैं, कैसे एक दूसरे को पीछे छोड़े। तो अमेरिका भी अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने भी अनेक परमाणु हथियारों को बनाना शुरू कर दिया। उसके अलावा छोटे मोटे देशों को सहायता देनी शुरू कर दी और उन सहायता देने करके उन देशों को अपने साथ लेना शुरू कर दिया। और ऐसे ही सोवियत संघ ने भी क्या कर दिया, छोटे छोटे देशों को और जो अन्य विश्व के अन्य देश थे वो उनको अपने साथ लेना चाहिए। अब इन जो महाशक्तियाँ थी, उन्हें दो महाशक्तियों के बीच में एक पूंजीवादी गुट का निर्माण किया और एक ने साम्यवादी गुट का निर्माण किया। पूंजीवादी गुट का मतलब जो नेतृत्व किया था वो अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने जितने भी देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, ऐसे देशों को अपने साथ लेकर के चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही विश्व के जितने देश थे जिनमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था पाई जा रही थी या मौजूद थी, ऐसे देशों का साथ लेकर के रूस ने चलना शुरू कर दिया। तो हमने अर्थशास्त्र में कभी भी
आज से पहले 6, 7, 8 या 9, 10 में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था आर्थिक आधार पर जो होते हैं वो देश तीन भागों में उनको रखा जाता है। एक पूंजीवादी देश होते हैं, दूसरा साम्यवादी देश होते हैं और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं। पूंजीपति या पूंजीवादी देश वो देश होते हैं जिनके देशों में पूंजीवादी मतलब जो उद्योग धंधे होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में दे दिए जाते हैं। मतलब जो उद्योग धंधे हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाते हैं। वहाँ के जितने भी काम धंधे होते हैं वो सब व्यक्तिगत रूप से जो पूंजीपति लोग होते हैं वही करते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था इसके विपरीत होती है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि समाज में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी व्यक्ति का समान रूप से अधिकार होता है। और ऐसी व्यवस्था में सरकार क्या करती है? सरकार राज्य के लिए आवश्यक जो सामान होता है, जो भी मूलभूत संसाधन होते हैं, उनसे जो लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति होती है उनका निर्माण जो करती है सरकार करती है। और वो जो सरकार होती है वो सभी को उसमें समान रूप से देखती है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की थी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो थी वो अमेरिका की थी। इसी तरह भारत में भी एक मॉडल अपनाया गया। बाद में अभी हम आपको समझाएंगे, बाद में चैप्टर में आता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की बात हम बाद में करेंगे। तो इसके बाद अब दूसरा इसी में है, शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से संकट आए। अब पूरे विश्व में इस दौरान 1945 से लेकर के 1990 के दौरान कौन कौन से संकट जो है पूरे संसार में आए। तो इसमें पहला जो संकट था वो परमाणु युद्ध की आशंका। जैसे कि मैंने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जो हार हुई थी वो कैसे हुई थी? क्योंकि जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए थे। कहने का मतलब क्या है कि जब जापान की हार हुई थी तो उसका जो पराजय का कारण था, उसकी हार का जो कारण था वो परमाणु बम था। तो इसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में परमाणु हथियारों पर जोर दिया, परमाणु हथियारों के निर्माण पर विशेष जोर दिया। तो जोर देने का कारण क्या हुआ कि दोनों देशों ने अपने अपने देशों के लिए बहुत सारे परमाणु हथियार बना लिए। और परमाणु हथियार बनाने के बाद क्या हुआ, फिर ऐसा लगने लगा कि क्या कहते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अगर युद्ध हुआ तो पूरा विश्व जो है इन परमाणु हथियारों के कारण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यह बहुत विनाश को प्राप्त होगा। तो ऐसे ही जो था, इन लोगों ने लोगों के कल्याण पर ध्यान न देते हुए सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया परमाणु हथियारों के उत्पादन पर। तो इस ऐसे माहौल में ये हमेशा डर रहता था कि कभी भी दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध हो सकता है, परमाणु युद्ध हो सकता है। इसके बाद दूसरा था देशों के बीच अविश्वास, दूसरी हेडिंग। तो ऐसा है कि शीत युद्ध के बाद पूरे संसार के देशों में, पूरे विश्व के देशों में एक दूसरे के बीच विश्वास नहीं रहा, एक दूसरे के बीच विश्वास नहीं रहा। विश्वास न होने का कारण यही था कि क्या कहते हैं, सभी देश क्या कर रहे थे, एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। मतलब क्योंकि जो परमाणु संपन्न शक्तिशाली देश थे उन देशों पर छोटे देश विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो दो अविश्वास की भावना इस समय क्या हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद है राज्य प्रायोजित आतंकवाद में वृद्धि। तो जो देशों के द्वारा उस समय एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, यहाँ क्या कहते हैं, एक देश को पराजित करने के लिए दूसरे देश द्वारा क्या किया जाने लगा, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक देश, मान लीजिए सोवियत संघ या अमेरिका में से कोई भी, अगर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है तो उसने क्या करना शुरू करा, अपने राज्यों में आतंकवाद की जो पद्धति थी उस पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया ताकि दूसरे देशों को कमज़ोर किया जा सके। इसके बाद अगला है चौथा, फोर्थ पॉइंट है परमाणु हथियारों की होड़। होड़ का मतलब होता है दौड़। मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों देशों में से कौन सा देश ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हथियार बना सकता है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, शीत युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका में परमाणु हथियारों की क्या हो गई, होड़ शुरू हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन क्यों रखती थी, कारण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था
इस साल पूछा गया है। 2020 के जो इंटर का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन में 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ये उस क्वेश्चन पेपर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, परमाणु महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, कारण बताइए। तो महाशक्तियों का मतलब आप लोग समझ गए कि महाशक्तियाँ कौन सी थी। एक सोवियत संघ था और दूसरा अमेरिका था। तो दोनों देश छोटे छोटे देशों के साथ, मतलब जिन देशों का अस्तित्व बहुत ना के बराबर था, ऐसे देशों के साथ सैन्य गठबंधन मतलब क्यों रखती थी। सैन्य गठबंधन का मतलब होता है कि सैनिक संधि, सैनिक सहायता संधि। मतलब अगर एक भी देश पर आक्रमण होता है तो उसको उस देश पर आक्रमण न समझ करके जितने देशों के साथ सैनिक संधि होगी, सैनिक गठबंधन होगा, सारे देशों पर आक्रमण समझा जाएगा। तो इसके जो कारण थे वो कारण थे क्या थे। महाशक्तियाँ छोटे देशों से तेल, खनिज संपदा तथा प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करती थी। जो बड़े बड़े देश अमेरिका और सोवियत संघ थे वो क्या करते थे, छोटे देशों से जो कच्चा तेल होता था, खनिज पदार्थ होते थे तथा प्राकृतिक संसाधन होते थे, उनको प्राप्त करते थे। एक कारण ये है कि वो छोटे देशों के साथ क्या करते थे, संबंध रखते थे। दूसरा, महाशक्तियाँ छोटे देशों में अपने सैन्य अड्डे और परमाणु हथियारों को बढ़ावा देती थी, परमाणु हथियारों को तैनात रखती थी और उसका उपयोग आवश्यकता अनुसार। जैसे मान लीजिए आज भी ये कहीं ना कहीं शीत युद्ध का देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, भारत और चीन की हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि श्रीलंका जो कि एक द्वीपीय देश है, इस द्वीपीय देश पे चीन भी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा डेवलप कर रहा है। वहाँ पर बहुत सारे सैनिक हवाई अड्डे या बहुत इस तरह से विकास योजनाएं बनाया रहा है ताकि उसकी मौजूदगी वहाँ हो सके। और भारत भी क्या कर रहा है, वहाँ पर अपनी मौजूदगी रख रहा है। कहने का मतलब है आज भी कहीं ना कहीं ये शीत युद्ध है कि छोटे देशों के साथ जो बड़ी महाशक्तियाँ हैं वो आज भी कहीं ना कहीं ऐसी तरह की भावना रख रही है। तो उस समय भी ऐसी भावना रखी जाती थी ताकि दूसरे दुश्मन देशों के लिए जब कभी संकट का समय आता है तो इन छोटे छोटे देशों का प्रयोग जो है दुश्मन देशों से युद्ध के समय किया जा सके। अगला इसमें है, महाशक्तियाँ छोटे देशों के माध्यम से दुश्मन देशों की जासूसी करवाती थी। जासूसी करवाने का मतलब है कि वहाँ की उस देश में क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ के आंतरिक मामलों की जो जानकारी होती थी, जो गुप्तचर होते थे। जासूसी कौन करता है, गुप्तचर। जैसे मान लेते हैं हमारे क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की बातों को जासूसी करते हैं, मतलब एक दूसरे की बातों का बड़ा सोर्स रखते हैं कि उसके यहाँ ये चीज़ें हो गई या उसके घर में ये चीज़ें आई हैं या हमारे क्लास में ये चीज़ें हैं। तो हर एक बच्चा हर दूसरे बच्चे के बारे में क्या करता है, जासूसी करता है, मतलब उसके बारे में गुप्त जानकारियाँ रखता है। तो ऐसी ही जो जानकारियाँ थी वो महाशक्तियाँ छोटे देशों के माध्यम से करवाती थी। अगला पॉइंट जो है इसमें, चौथा पॉइंट है, महाशक्तियाँ छोटे देशों को आर्थिक सहायता देकर उन पर आर्थिक रूप से अपना अधिकार बनाती थी। तो ये एक तरह से गुलामी होती है, ये आर्थिक गुलामी कहलाती है। आर्थिक गुलामी का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े देश हैं वो छोटे देशों को क्या कर देते हैं, सहायता के रूप में पैसा दे देते हैं, और छोटे देश उन देशों का जो पैसा होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो नहीं लौटा पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो एक तरह से उनके गुलाम बन जाते हैं और जो चीज़ें वो कहते हैं वही चीज़ें वो करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको आपको कल के वीडियो में आपको दूंगा, कल को एक्सप्लेन करूंगा। और पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, सभी बच्चों ने कर भी लिया होगा। और इसके बाद जो दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन आज दिया है, दो ध्रुवीयता का अंत, उसमें पहला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। इसको अब धीरे धीरे हम समझाते रहेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस वीडियो को जो चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो मेरे वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।